हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको जैसे पीरियोडिसिटी बताया था, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होगी जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगी रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो देखो देखो छोटी क्लासेस में हम कैसे समझते होते हैं कि ये है एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है शेल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शेल्स के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहां से लेके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस तो छोटी क्लासेस में तो हम ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन एज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर दोनों होता है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं कि मैंने एटॉमिक रेडियस लेना है तो मैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस कब ले सकती हूँ, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा। जब इलेक्ट्रॉन फिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर सकती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, उसका वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम एटॉमिक रेडियस ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने एटॉमिक रेडियस मेजर करना है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को अगर हमने मेजर करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको कुछ फिक्स सा दिखेगा। इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं चार तरह से। ठीक है, कैसे? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है, और वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर, VANDER, वेंडर वॉल रेडियस, एंड आपका लास्ट आता है मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस। मैंने क्या बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है ना, अगर हम किसी भी एक एटम को लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है डायरेक्टली वो नहीं ले सकते। हमें कैसा लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स्ड हो, लोकलाइज्ड हो। तो वो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में होगा। जैसे ये ए है, ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे वाले बी के जो भी हमारे पास एटम है उसके साथ बॉन्डेड रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस हम तब मेजर करेंगे जब हमारे पास कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड फॉर्म में होगा। ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म में, और बॉन्डेड फॉर्म में कब प्रेजेंट होगा, जब वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। अब बॉन्ड किस किस तरह का बन सकता है, जो इंटरेक्शंस है किन्हीं दो एटम्स के बीच में वो कैसे हो सकती है, कोवेलेंट हो सकती है, आयनिक हो सकती है, वेंडरवॉल हो सकती है, या फिर मेटालिक हो सकती है। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम रेडियस अब निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले आता है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, आपको पता ही होगा कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, नंबर वन। सेकेंड चीज क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास कैसे होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि HCl है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोनों के शेयर हो रहे होंगे आपस में। ठीक है, शेयर कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ओवरलैपिंग होगी वहां पे, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी।
ठीक है। तो वहां पे क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो आपने ध्यान रखना है कोवेलेंट में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमने कोवेलेंट रेडियस लेना है, तो कोवेलेंट रेडियस कैसे लोगे आप, जैसे अब कोवेलेंट रेडियस है, अब देखो मैंने क्या बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जब दो एटम्स के क्या होती है आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। शेयरिंग कब होती है, जब बॉन्ड्स की कैसे होती है, ऑर्बिटल्स की क्या होती है आपस में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब क्या है कि जो दो एटम्स हैं जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो आपस में क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास, जो एटम्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, एटम्स कैन बी सेम, एटम्स आर सेम, ठीक है। तो अगर एटम सेम होंगे तो सपोज ये एटम ए है, ये भी एटम ए है, ठीक है, ये एटम ए है, ठीक है, और ये भी एटम ए है। हम इसका न्यूक्लियस ले लेंगे, इसका न्यूक्लियस ले लेंगे, इसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, वो डिस्टेंस आ गई डी ए, ठीक है। अब हम अगर हमने रेडियस निकालना है ए का तो हम कैसे निकालेंगे, डी ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कैसा आ गया इसका, बेसिकली एक जो हमारे पास एटम है इसका क्या आ गया, ये कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस आ गया, ठीक है, किसका, एक एटम का, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारे पास, जब एटम्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, एटम्स आर डिफरेंट। और जब एटम्स डिफरेंट होंगे तो सपोज देखो इसका एग्जांपल आ गया हमारे पास, जैसे H2 या फिर Cl2, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इनकी केस में अगर रेडियस निकालना है, कोवेलेंट रेडियस, तो वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है एटम्स आर डिफरेंट, जैसे कि HCl हो गया, तो मैंने लिख लिया ये एक एटम है ए, ठीक है, और ये एक एटम है बी, ठीक है। ये है एटम ए और ये है एटम बी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हो सकता है कि ये दोनों जो एटम्स हैं ए और जो बी है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। क्या है कि जो ए और जो बी है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है, हो सकता है वो सेम हो, जैसे कि सी एच बॉन्ड की होती है, कार्बन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखो, अगर हम जैसे मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा भूखा है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्लोरीन के ज्यादा पास रहेंगे और हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है, पावर जिसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। तो हो सकता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, सेम हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिफरेंट हो, जैसे कि HCl वाला हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिफरेंट होगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इसका सब वो ले सकते हैं, यहाँ पे कैसा है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या ले ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज डिफरेंट, दोनों की हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ए और बी की। तो इस केस में आपके पास जो रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस छोड़ो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। इस केस में आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है डी ए बी, वो क्या आ जाएगी, डी ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए
माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो जब आपके पास, वैसे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो कि जब आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, जब सेम होगी तो डायरेक्टली आपने क्या करना है, इस वाले रेडियस को, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेडियस रेडियस आ जाएगा एक एटम का। जब आपके पास क्या होगा, एटम्स ही दोनों डिफरेंट होंगे तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, एक में ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी हो सकती है या फिर दोनों की सेम भी हो सकती है। तो जब डिफरेंट एटम्स होंगे तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, सपोज आपको ये वाली डिस्टेंस दी है, डी ए बी आपको क्वेश्चन में दी है, ठीक है, और आपको आर ए दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दोनों की दी है, जैसे सपोज HCl है, ठीक है, तो HCl का जो कोवेलेंट रेडियस है हाइड्रोजन का दिया है आपके पास, और Cl का आपके पास जो है कोवेलेंट रेडियस आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे, और आपके पास कैसे निकालोगे कि आपको ना ये वाली डिस्टेंस दी होगी, ठीक है, और आपके पास ये वाली भी दी है, ठीक है, आपको निकालना है रेडियस ऑफ Cl, ठीक है, और आपको क्या किया है क्वेश्चन में, और चीज क्या दी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है इनकी, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूला इसमें बेसिकली आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज हमारे पास क्या है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो आगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है, जब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहेगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और इसमें आप अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है। अब है कि आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ठीक है, वो दोनों ए की और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की वो सेम है, ठीक है, ये सिंबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये सेम है। तो देखो, अगर सेम होगी तो अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, DAB विल बी इक्वल टू RA, है ना, RA प्लस RB, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप इनको क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, आंसर आपके पास 0 ही आएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बेसिकली ये बन जाएगा। तो आपको बेसिकली वही फॉर्मूला याद रखना है, अगर सेम होगी तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये बच जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको सपोज जैसे CH वाला बॉन्ड है, इसके लिए आपको पूछा है डिस्टेंस, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको ये वाली वैल्यू दी होगी, ये वाली दी होगी, सपोज आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो आप इस तरह से इसको यूज करोगे, ठीक है। तो आपको कोवलेंट रेडियस में इतना ही था, ठीक है, तो आप ये तीन दो आपको जो केसेस बताया कि अगर एटम सेम होंगे तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और अगर एटम्स आपके पास डिफरेंट होंगे तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एटम्स डिफरेंट होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हो सकता है ज्यादा हो, और हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम हो, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, ऑलमोस्ट सेम ही होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, फर्स्ट तो मैंने आपको करवा दिया, क्या है, कोवेलेंट रेडियस। अब जो सेकंड आप करेंगे वो है आपके पास वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है, वेंडर वॉल रेडियस। तो वेंडर वॉल रेडियस देखो, वेंडरवॉल रेडियस सबसे पहले तो हमारे पास कैसा होता है वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस सबसे पहले जो वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वो हमारे पास वेंडरवॉल फोर्सेस जब भी बनती हैं तो कोई भी हमारे पास इस केस में कोई भी बॉन्ड जो होता है बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, बॉन्ड जो होता है वो नहीं फॉर्म होता। जैसे हमने देखा कोवेलेंट रेडियस जब हम निकाल रहे थे तो हम कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे थे, ठीक है, और जब हम कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे थे तो ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। वेंडरवॉल कैसी होती है, फोर्सेस होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे कि मैंने ले लिया ये ए बी, कोई मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है ए बी, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शंस होंगी आपस में, ठीक है, कैसी होंगी, इंटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शंस होंगी, और उन अट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर यहाँ पे लिख लो, इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शंस होंगी, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है, यही होती है हमारे पास वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, ठीक है।
तो होगा ऐसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल एक है आपके पास ये H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये भी है आपके पास क्या H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होगा क्या कि ये आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है। अब जितने ये पॉसिबल क्लोज अपने आ सकते हैं, पॉसिबल क्लोज क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर क्लोज आपस में आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों H2 के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन या फिर न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्जन वाला जो फैक्टर है वो बढ़ जाएगा अगर ये काफी क्लोज आ गए एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या होगा कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं उतना ये आएंगे। उस पॉइंट पे, जितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे के पास सकते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे वेंडरवॉल रेडियस बन सकता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये हो गया दूसरा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या है इनके बीच में, ये मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी आ सकते थे एक दूसरे के पास आ, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया डी, डी DH2H2 से लिख लिया मैंने DH2H2, ठीक है। अब इस डिस्टेंस का जब मैं हाफ करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा एक H2 का। इस पूरे H2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ये भी ध्यान देखना, ठीक है। मैं किसी एक H के एटम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के बीच का है, यानी कि जो रेडियस आ रहा है यहाँ पे वो एक H2 का है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ H2, ठीक है, एक H2 का रेडियस हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ये ए बी एक मॉलिक्यूल हो गया, और अच्छे समझते हैं इसको, ठीक है। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया बी ए, ठीक है, और ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया ए बी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ए बी, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे, अब देखो इनके बीच में क्या है, वेंडर फोर्सेस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो वो हमारे पास बी किसका आएगा, वो डी बी बी, क्योंकि देखो ये इस वाले एंड से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा डी बी बी। तो अगर मैंने रेडियस लेना हो बी का तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस देखो ऐसे होगा ना, ये ए का एटम है और ये बी का एटम, ऐसे ही होंगे ये, वैसे ये बी का एटम है और ये ए का एटम है। तो अगर मैं इनके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ले रही हूँ तो बेसिकली वो किसका डिस्टेंस आ रहा है, डी बी बी अपॉन 2। अगर मैं हाफ कर लूंगी तो वो इतना रेडियस हमारे पास आ जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रेडियस ऑफ बी है वो क्या हो जाएगा, डी बी बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, सिमिलरली मैंने ये दो एटम्स ले लिए, ठीक है। इन दोनों एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया, क्या आ गया, वो डी ए ए, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ ए। कौन सा रेडियस आएगा, ये देखो इनके बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हमारे पास वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि हमारे पास ये कैसा रेडियस आ गया, हमारे पास ये आ गया वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज वेंडर वॉल रेडियस ऑफ बी एंड दिस इज वेंडर वॉल रेडियस ऑफ ए, ठीक है। और कैसे आता है ये, इस तरह से पहले हम मॉलिक्यूल्स को कैसे लेते हैं, वो आपस में सबसे क्लोजेस्ट जितने आ सकते हैं हम उतना लेंगे, फिर हम उनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। अब जरा एक चीज खुद सोचो, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, हमने दो रेडियस पढ़े हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, एक हमने पढ़ा वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है, वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है। अब जरा वीडियो पॉज करोगे आप लोग और मुझे ये बताओगे कि इन दोनों रेडियस में से कौन सा वाला रेडियस ज्यादा बड़ा होगा। चलो, आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा,
ठीक है। इन दोनों रेडियस में से ऑब्वियसली कौन सा रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? वेंडर वॉल रेडियस। रीजन क्या है? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में हम कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे थे, जहां पे दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों मतलब हमारे पास जो एटम्स थे वो आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। और हमारे पास कैसे थे? वेंडर वॉल में तो कैसे होते हैं? दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो इनका रेडियन से जो वेंडर वॉल से जो हमारे पास रेडियस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन दोनों में से कौन सा रेडियस बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ठीक है। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कि जो यहाँ पे लिख लो कि जो हमारे पास, ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ वेंडर वॉल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये हमने ड्राइव कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड हमारे पास आता है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस। अब देखो मेटालिक रेडियस, बेसिकली मेटालिक रेडियस हम ऐसे समझ लेते हैं, कोई मेटल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि आयरन है, ठीक है। ये आयरन है, ऐसे 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 आयरन के एटम्स। आयरन का मेटल क्या होगा? उसमें सारे आयरन के एटम्स होंगे, आयरन 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 आयरन। वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में आयरन आयरन, थ्री डायमेंशन में आयरन आयरन, हर जगह आयरन आयरन के, इसको मतलब आयरन के एटम से जुड़ के एक आयरन का मेटल बन गया, ठीक है। यहाँ पे आयरन आयरन आयरन, ऐसे आयरन के एटम्स होंगे जुड़ के, हमारे पास क्या बन गया? आयरन। अब देखो मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में ऐसे, ये एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होगा, बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ऐसे, ठीक है। वैसे ये दूसरा हमारे पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, वैसे इसका ये इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। वैसे ही ये वाला हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा होगा। वैसे ही हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा होगा। जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, ये कैसे होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तभी ये हमारे पास कैसे होते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। तभी मेटल्स हमारे कंडक्टिव नेचर के भी होते हैं। अब फ्री है, और आपको पता है मेटल कैसे होते हैं? वेव नेचर के, घूमते फिरते रहते हैं मजे से इधर उधर, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली है, और इसके आसपास न्यूक्लियस जुड़े, मतलब न्यूक्लियस पड़े पड़े हैं, ठीक है। आसपास न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेंगे? आपको पता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो ये सारे आसपास के न्यूक्लियस को अपने पास, अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होल्ड कर के रखेगा, वैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होल्ड करके रखेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होल्ड करके रखेगा। तो मतलब जो ये फ्रीली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आसपास के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड भी बन जाता है, इसी को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, सपोज मैंने वो ले लिया, DMM, ठीक है, दो मेटल्स के बीच में, उसका मैं हाफ कर दूंगी, तो हमारे पास किसका आ गया? वो एक रेडियस आ गया इसका। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, इसका हाफ कर दिया तो एक का रेडियस आ गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें रेडियस, अगर हमने लेना है तो वो ऐसे निकल जाएगा, किसके केस में? मेटालिक बॉन्ड के थ्रू। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेटालिक रेडियस। अब दोबारा से एक बार आते हैं, ठीक है। एक है हमने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। एक हमने पढ़ा कौन सा? मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस। और एक हमने पढ़ा कौन सा वाला? एक हमने पढ़ा वेंडर वॉल, है ना, वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फटाफट से कि इनमें से कौन सा वाला रेडियस सबसे लार्जेस्ट होगा? तो यस, कौन सा होगा? वेंडर वॉल में क्या है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर दूर है, तब हम ले रहे हैं, ठीक है। मेटालिक में वो थोड़े से ऐसे पास आ गए, और कोवेलेंट में तो वहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो सबसे ही कम आएगा। तो जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो सबसे कम आता है। फिर हमारे पास मेटालिक रेडियस होता है, और जो सबसे ज्यादा रेडियस आता है वो आता है हमारे पास वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है, वेंडर वॉल रेडियस। तो आपने ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास
ये तो हमने पढ़ लिए रेडियस, आपको मैं लास्ट में बताऊंगी आयनिक रेडियस, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाना है तो वो अलग से करते हैं। तो पहले देखो, ये हमने पढ़ लिए कि हमारे पास कौन कौन से रेडियस, हम किस तरह से हम रेडियस बेसिकली निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि एक एटम का तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम ये वाले, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है, ठीक है, जब किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो बॉन्ड कैसा बन सकता है, कोवलेंट बन सकता है, आयनिक बन सकता है, मेटालिक बन सकता है। तो उन बॉन्ड्स के थ्रू हम कैसे रेडियस निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब है कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस हमारे पास निकल के आ गया डिफरेंट डिफरेंट रेडियस से, ठीक है। अब उस रेडियस का जो ट्रेंड होता है अलोंग द पीरियड या फिर अलोंग द ग्रुप, वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट है अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड। सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें तो मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मैंने ले लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Z की, Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इंक्रीज होते हैं तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किस वजह से होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा होगा, मतलब कि उतने ज्यादा उसके अंदर प्रोटॉन्स, या फिर यूं कह लो प्रोटॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिथियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, लिथियम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 3, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 इसका 4, 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 8, 9, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, लिथियम की कितनी होती है, 1s2, 2s1, ठीक है। इसकी कितनी होती है, 2s2, ठीक है। आउटर मोस्ट लिख रही हूँ मैं सिर्फ, इसकी क्या हो जाएगी, 2s2, 2p1, कार्बन की 2p2, ठीक है, 2p3, 2p4, 2p5, इनर मोस्ट वही रहेगी, ठीक है, और 2p6, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये रही फर्स्ट शेल जिसमें 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है। हो क्या रहा है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, सेम शेल के अंदर। जैसे सेकंड पीरियड में कौन सी शेल होती है, सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली देखना क्या है, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस हमने देखना है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स पर ठहरा नेगेटिव चार्ज, तो उतने ज्यादा फोर्स से वो मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा और वो एटम सिकुड़ जाएगा, यानी कि उसका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपने, हमारे पास अलोंग द पीरियड ये होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, वही अपना फेमस लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, ये ले लिया हमने, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लिथियम की क्या होती है, 1s2 एंड 2s1, ठीक है। इसकी क्या होती है, 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1।
पोटाशियम की क्या होती है 4s1, रुबीडियम की क्या हो जाएगी 5s1, ठीक है, सीजियम की क्या हो जाएगी 6s1। इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी, बोलने का मतलब है जो आउटर मोस्ट क्या है हमारे पास 2s1 बेसिकली एक s ऑर्बिटल से बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। जैसे लिथियम में 2 शेल्स थी, यहाँ पे 3 शेल्स होगी, ठीक है। पोटाशियम में 4 होगी, 5 6, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है यानी कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन है वहां तक का डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारे पास वो कम हो रहा है। ठीक है, अभी हम सिंपल ऐसे देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल्स जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपके पास कैसा डाउन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो आ गया जो हमारे पास जनरल ट्रेंड होना चाहिए अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ठीक है, अलोंग द पीरियड क्योंकि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। डाउन द ग्रुप्स क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ऑल राइट, अब देखो, इन दोनों ट्रेंड्स में कुछ एक्सेप्शन होती है। अलोंग द पीरियड हमारे पास जो रेगुलर ट्रेंड होता है उससे जो होता है ना, मतलब एक्सपेक्टेशंस ऐसी होनी चाहिए लेकिन रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो वैसे ही डाउन द ग्रुप एक्सपेक्टेशन कुछ और है लेकिन रियलिटी कुछ और है। बस वही चीजें को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, एक्सेप्शन से। तो अब हम वही एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस। ठीक है, अब देखो, एक्सेप्शंस में आपके पास सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड की एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पीरियड 1 की, ठीक है, हम बात करें सबसे पहले पीरियड 1 की, ठीक है। तो पीरियड 1 में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और उसके बाद इधर जैसे क्या आता है, हीलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हीलियम है उसका साइज क्या होना चाहिए हमारे पास, कम होना चाहिए। सॉरी, साइन उल्टा लगा दिया। जो हमारे पास हीलियम है उसका साइज क्या होना चाहिए, हमारे पास हीलियम का साइज कम होना चाहिए। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका साइज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम साइज का ऑर्डर देखें तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये क्या अलोंग द पीरियड हम मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता है, जो हीलियम होता है उसका साइज ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी हम एटॉमिक साइज निकाल रहे हैं तो एटॉमिक साइज हम डायरेक्टली तो नहीं मेजर कर सकते हैं, हम मेजर करते हैं डिफरेंट मेथड से, जो मैंने मतलब आपको बताए थे, कोवलेंट रेडियस से या फिर हम जो भी मैंने आपको रेडियस करवाया उन रेडियस से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जो वेंडर वॉल हमारे पास एक चीज मैंने आपको बताना भूल गई, यहाँ पे देखो दोबारा से आओ अपना वेंडर वॉल रेडियस में। जो हम ये वेंडर वॉल रेडियस निकालते हैं, ठीक है, वेंडर वॉल वाले रेडियस में ही आप ये चीज लिख लेना। इसका एग्जाम्पल लिखो, जो हमारे पास कैसी होती है, नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती है पीरियोडिक में। हीना ने अरुण को एक्सरे से रंगा, ठीक है, ठीक है। इनके लिए हम कैसे निकालते हैं, जब भी हमने इनका रेडियस निकालना होता है तो हम वेंडरवॉल रेडियस इनके केस में निकालते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये हमारे पास नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस कैसी होती है, स्टेबल होती है ना, कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो स्टेबल तो कभी भी किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहेंगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जब हमारे पास हो रही है तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है आपस में, है ना। तो वो चीज तो ये नहीं करना चाहेगी क्योंकि ये खुद स्टेबल गैसेस है। तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे ये एक हीलियम का एटम हो गया, दूसरा हीलियम का एटम हो गया, तो इनके बीच में इंटरेक्शंस होती है, कौन सी वाली, वेंडरवॉल
अट्रैक्शंस होती है बेसिकली इनमें, ठीक है। तो हम इनके केस में हमेशा वेंडर वॉल रेडियस निकालते हैं, ठीक है। ये चीज थी। तो अब देखो, दोबारा से आ जाओ अपने टॉपिक पे। अगर हमने हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कि हमने हाइड्रोजन के रेडियस को निकालना है, तो हाइड्रोजन का रेडियस हम H2 मॉलिक्यूल से निकालेंगे, और अगर हमने हीलियम का निकालना है तो हम हीलियम से निकालेंगे। अब देखो H2 क्या है, H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट, क्योंकि H2 क्या है, नॉन मेटल नॉन मेटल, तो इनके बीच में कोवेलेंट का बॉन्ड बनता है। यानी कि हम जब भी H2 का, जब भी हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का रेडियस निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ HH/2। तो वो कौन सा रेडियस होगा, बेसिकली वो होगा हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम वहां पे, कोवेलेंट रेडियस की। और अगर हम हीलियम का लेंगे, तो हीलियम का हम किससे लेंगे, हीलियम का हम लेंगे, हम हमेशा हम इसका निकालेंगे, जो हीलियम है उसका हम क्या निकालेंगे, वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है। और मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ कि जो वेंडर वॉल रेडियस होता है वो हमारे कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। जो वेंडर वॉल रेडियस होता है दैट इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, एंड यही रीजन होता है कि जो हीलियम होता है उसका साइज ग्रेटर देन होता है हाइड्रोजन से। तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये मार्क कर लें, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में जाओगे, मतलब पेपर में आप जाओगे, क्वेश्चन में देखोगे ये क्वेश्चन आ गया, तो आप रेगुलर ट्रेंड कर दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। एक ये मार्क कर लेना। सेकंड है आपके पास पीरियड 2, ठीक है। अब देखो सेकंड, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख दो, सेकंड पीरियड, ठीक है। अब देखो सेकंड पीरियड में बेसिकली देखो कौन कौन से आइटम्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, है ना। और जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करना चाहिए, है ना। तो हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा साइज लिथियम का होना चाहिए, फिर बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन का। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, जो नियॉन का रेडियस होता है इन सब में से सबसे ज्यादा होता है, फिर लिथियम का होगा, फिर बेरिलियम का होगा, ठीक है, फिर होगा बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, एंड देन फ्लोरीन का। यहाँ पे भी सेम चीज आ जाती है। नियॉन का रेडियस कहाँ से निकलता है, वेंडर, वी आएगा यहाँ पे, वेंडर वॉल रेडियस निकलता है इसका, ठीक है। और इन सब का कौन सा रेडियस हम लेते हैं, इनका हम निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि क्योंकि नियॉन का वेंडर रेडियस होता है इसीलिए वो सबसे ज्यादा हाई आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, सेम चीज है थर्ड पीरियड में, वहां पे आर्गन का रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रही हूँ उसको, आप खुद नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, चलो इसको भी लिख ही लो आप। थर्ड है आपके पास थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड में आपके पास क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आर्गन है, क्योंकि वो नोबल गैस है, इसका वेंडरवॉल रेडियस होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ है हमारे पास फोर्थ पीरियड, ठीक है। हम पीरियड वाइज चल रहे हैं, अब मैं एक्सेप्शंस बता रही हूँ। एक्सेप्शंस कुछ भी नहीं है, नोबल फर्स्ट थ्री में तो सिंपल सी एक्सेप्शन है कि आपके पास जो नोबल गैसेज है उनका रेडियस ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि उनमें वेंडरवॉल रेडियस होता है, उनका वेंडरवॉल रेडियस लिया जाता है, इसलिए उनका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। बाकी सब में वही रेगुलर ट्रेंड चलेगा जो चलता है। फिर है हमारे पास फोर्थ पीरियड, ठीक है। फोर्थ पीरियड में हमारे पास आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, देखो फोर्थ पीरियड है ये आपके पास। इसमें हमारे पास आते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3D सबशेल में आते हैं, इसलिए हम इसको 3D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टर्मियम वाली यट्रियम वाली जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, 4D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हैफनियम वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, 5D सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, इधर 4D में जाता है और इधर 3D में जाता है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम इनको नाम देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हमने ली 3D सीरीज। ठीक है, तो 3D सीरीज ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये भी एक्सेप्शंस में आती है, क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपका एक्सेप्शन से बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे, तो अलोंग द पीरियड जब हम मूव करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। तो बट देखो वो इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ अलग सा ट्रेंड है। अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम से टाइटेनियम फिर वेनेडियम पे जाते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट तक जाते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जब हम निकल, कॉपर एंड जिंक पे जाते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आपके पास, सॉरी, इंक्रीज नहीं करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर ट्रेंड चलता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम पे, फिर यहाँ से एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, जो कि क्या करना चाहिए था, डिक्रीज, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन आता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 4s2 3d1 स्कैंडियम की, इसकी बन जाएगी 3d2, 4s2 सब में ही आएगा। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, हम लिख ही देते हैं, 4s2 3d2, वेनेडियम की हो जाएगी 4s2 3d3। ठीक है, क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की आपको पता है क्या होती है, 4s1 3d5, एक्सेप्शन होती है क्योंकि हाफ फील्ड ऐसे होती है ना, कल भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, 4s2 3d4 है। ठीक है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s3d5। ठीक है, ताकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो सके इसलिए। ठीक है, तो क्या होगी, 4s1 3d5, मैंगनीज की क्या होती है, 4s2 3d5, आयरन की क्या होती है, 4s2 3d6, कोबाल्ट की क्या होती है, 4s2 3d7। ठीक है, निकल की बात करें, निकल की क्या होती है, d8, कॉपर की क्या होती है, d9। ठीक है, और जो जिंक होता है इसकी क्या होती है, ये कॉपर की हो गई। ठीक है, जिंक की क्या होती है, d10, 3d10। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर टाइटेनियम में डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है,
और वेनेडियम में डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो क्रोमियम में हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 1 2 3 4 5। मैंगनीज में भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। फिर आयरन में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ध्यान से समझना इसको। निकल में क्या हो रहा है? निकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे हो रहे हैं, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और 6 7 एंड 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो हुआ क्या कि हमारे पास आगे करते हैं इसको, यहाँ थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। क्या है हमारे पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। ठीक है, तो इनमें हमारे पास क्या हो रहा है? जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी कि क्या हो रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं ऐसे 1 2 3 ऐसे। फिर उसके बाद आ गया क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। इन तीनों के लिए जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि रीजन मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि मैंगनीज तक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, फिर आयरन में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ये फिलिंग लग गई होने। आयरन और कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल लगे होने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयरिंग होने लगी इलेक्ट्रॉन्स की, है ना? तो इस तरह से हमारे पास हो रहा है इसमें डी में। ठीक है, ठीक है, ये हो रहा है कोबाल्ट और आयरन में। ठीक है, उसके बाद क्या है? निकल, कॉपर, जिंक। इनमें क्या हो रहा है हमारे पास? इनमें और भी ज्यादा पेयरिंग होने लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉपर में 9, जिंक में 10। तो हुआ क्या कि हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो क्या हो रहा है? डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, डी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हमारे पास रेगुलर ट्रेंड चल रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्कैंडियम से आगे जब हम मूव कर रहे हैं तो 21 22 23, क्योंकि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक तो रेगुलर चल रहा था। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लगी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने लग पड़ी? पेयरिंग होने लग पड़ी। इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयरिंग होती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन साथ में हम रखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन साथ में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्जन्स थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, इंक्रीज होने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारे पास जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब साइज इंक्रीज होगा तो देखो दो चीजें हो रही है। क्रोमियम का है 24 एटॉमिक नंबर, 25 26 और 27। हो ऐसा रहा है कि आगे को साइज बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला फैक्टर आ रहा है। एक तो ये चीज हो रही है। सेकंड चीज हो रही है कि न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। एक फैक्टर साइज को इंक्रीज करवा रहा है, एक फैक्टर साइज को डिक्रीज करवा रहा है। दोनों ही फैक्टर एक जैसे ही है। ठीक है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम सेम जैसा। तो नेट जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास कांस्टेंट ही रह रहा है, सेम ही रह रहा है सबका। ठीक है, लेकिन जब हम निकल, कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी ज्यादा पेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स जो है वो हमारे पास इतनी ज्यादा पेयरिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर से भी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है इस वक्त वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला है, क्योंकि काफी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गया। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है? जो एटॉमिक रेडियस होता है इन तीनों के लिए अब वो इंक्रीज होता है।
बड़ी चीजें डिफिकल्ट होगी। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना है क्या, स्कूटी में स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, ठीक है। तो स्कूटी मतलब स्कैंडियम और टाइटेनियम, ठीक है। और वैसे या का मतलब स्कूटी में जिंक का मतलब Zn, ठीक है। वैसे का मतलब वेनेडियम, ठीक है। और लास्ट में हमने लिखा है कोई नहीं मतलब नहीं का मतलब निकल, ठीक है, निकल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्कैंडियम का साइज बड़ा सबसे, फिर टाइटेनियम का, फिर जिंक का, फिर वेनेडियम का। बचे कौन से बीच में? बचे हमारे पास क्रोमियम, यहाँ पे आ जाएंगे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है। और निकल यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फिर कॉपर। तो इनका सबका साइज सेम सा होता है, ठीक है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर का, फिर सबसे छोटा साइज आ गया निकल का, ठीक है। सबसे छोटा साइज आ गया निकल का। तो आपने ऐसे याद रखना है ये, ठीक है। ये ट्रेंड आपको ऐसे याद रखना है, ओके। उसके बाद देखो, ये आ गया आपका किसका, फोर्थ पीरियड के लिए जो भी आपके पास ट्रेंड रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें डी ब्लॉक की ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बात करेंगे हम डाउन द ग्रुप की, ठीक है। डाउन द ग्रुप हम क्या देख रहे थे, जैसे कि हम जब डाउन द ग्रुप कर रहे थे, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या था कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो डी ब्लॉक में देखो क्या है यहाँ पे, ये वाला ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट थर्ड वाला ग्रुप। थर्ड वाले ग्रुप में देखो स्कैंडियम, यट्रियम और यहाँ पे ना लेंथेनम से ल्यूटीशियम वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया हैफनियम, ठीक है, फिर टेंटलम। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथेनाइड्स आ गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। तो मैंने यहाँ पे तीन ग्रुप्स लिख रही हूँ, ठीक है। हमने ना ट्रेंड समझना है, तो मैं तीन ग्रुप्स लिख रही हूँ। कौन कौन से? एक तो मैंने लिख दिया स्कैंडियम, ग्रुप थर्ड स्कैंडियम, उसके नीचे यट्रियम आता है, फिर लेंथेनम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटेनियम आता है, यहाँ पे जर्कोनियम आता है, ठीक है। और यहाँ पे हैफनियम आता है, ठीक है। यहाँ पे वेनेडियम आता है, यहाँ पे नियोबियम आता है और यहाँ पे टेंटलम आता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आता है। अब ध्यान से देखना क्या समझा रही हूँ मैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस थर्ड पीरियड की, सॉरी थर्ड ग्रुप की, ये हमारे पास फोर्थ ग्रुप होता है और ये फिफ्थ ग्रुप होता है। तो जब हम थर्ड ग्रुप में देखते हैं ना, तो हमारे पास हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा, यानी कि स्कैंडियम का जो एटॉमिक रेडियस होगा सबसे कम होगा, फिर यट्रियम का होगा, फिर लेंथेनम का होगा, यानी कि लेंथेनम का रेडियस इसमें सबसे ज्यादा होगा। बात करें अगर हम फोर्थ वाले ग्रुप की, तो इसमें क्या होता है, टाइटेनियम का सबसे छोटा होता है साइज, फिर जर्कोनियम का होगा, और जर्कोनियम का और जो नियोबियम है ना, इनका जो साइज होगा, सॉरी जर्कोनियम और हैफनियम है, इनका जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है। सिमिलरली वेनेडियम का साइज छोटा होगा, फिर नियोबियम का होगा, और जो नियोबियम और टेंटलम का साइज होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम सेम सा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है देखो, अब देखो, कुछ हमने एक चीज देखी कि जो ये वाला यहाँ पे ब्लॉक होता है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास 57 से लेके 71 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। मिसिंग नहीं होते हैं, बेसिकली वो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, उनको हम अलग से पीरियोडिक टेबल में ऐसे नीचे ब्लॉक बना के उनको अलग से लिखते हैं।
तो क्या वही तो रीजन नहीं है कि इनका साइज जो है इनके पहले वाले पीरियड में जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनकी तरह इनका साइज है? तो यस, हमारे पास क्या होता है, जो ये लेंथेनाइड्स होते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ दिस। ठीक है, जो हमारे पास ये साइज जो है, ठीक है, इनका पीछे वालों की तरह सेम आ रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसे लेंथेनाइड्स, तो इनका साइज तो ज्यादा ही होगा, जैसे कि एट्रियम है इसका साइज ज्यादा ही होगा स्कैंडियम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये लेंथेनाइड्स आ गए, जिसकी वजह से ये ग्रुप फोर्थ फिफ्थ वाले 5D सीरीज वाले और जो 4D सीरीज वाले एलिमेंट्स हैं, इनका साइज क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब देखो, जो वजह है इस चीज की उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि जो हमारे पास लेंथेनाइड्स होते हैं ना, लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ आता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल के अंदर आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में आता है। तो बात करें लेंथेनम की, सीरियम, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ल्यूटीशियम तक तो ऐसे होती है, इसके लिए तो 4s0 होती है, इसके लिए 4f1 होती है, ऐसे ऐसे करके 4f14 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब बोलने का ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एफ ऑर्बिटल्स जो होती है ना, इनका क्या होता है, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो इनका होता है वो कैसा होता है, पुअर होता है। अब ये क्या मतलब है इस बला का कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है? अब इसका मतलब ये है कि देखो, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये सबसे बाहर वाली शेल है। तो ये न्यूक्लियस का चार्ज है, ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको, इस न्यूक्लियर चार्ज से इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाले इलेक्ट्रॉन छुपा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ना बीच में ऐसे कुछ पर्दे की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो आप, ऐसे मान लो आप कि आगे फैन लगा है, ठीक है, सपोज ये फैन लगा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, बीच में क्या किया, एक बेडशीट लगा दी, मतलब हार्ड सा, तो हल्की सी होगी कुछ, इसमें हार्ड सा कुछ लगा दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि वो हवा जो होगी वो बाहर तक पहुंचने में रुक जाएगी। ठीक है, तो अब उसको हटा दो, अब डायरेक्टली वो हवा उस पर्सन तक पहुंचेगी, ऐसा ही होगा। चलो बेडशीट ही मान लो, बेडशीट लगाओगे तो कुछ तो हवा रुकेगी, फिर बेडशीट हटा दोगे तो उस बाहर जो भी इंसान होगा उस तक बढ़िया हवा पहुंच जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी इस पर्दे की तरह काम कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के चार्ज से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। बेसिकली जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, जो ऑर्बिटल्स होती है उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब जो एस ऑर्बिटल होती है वो ऐसी होती है, स्फेरिकल, तो वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी होती है। जो पी ऑर्बिटल होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, और जो डी ऑर्बिटल होती है वो ऐसी होती है, बहुत ज्यादा दूर दूर होती है। एस ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस को अच्छे से घेरी होती है, पी ऑर्बिटल थोड़ी सी दूर होगी, डी ऑर्बिटल तो और भी ज्यादा दूर होगी, एफ ऑर्बिटल के तो और भी बुरे हाल। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा शील्ड करती है, फिर पी ऑर्बिटल करती है, फिर डी ऑर्बिटल करती है, फिर एफ ऑर्बिटल का तो शील्डिंग इफेक्ट जो होती है, शील्डिंग पावर जो होती है वो सबसे ही पुअर होती है। और यही रीजन होता है कि जो हमारे पास ये लेंथेनाइड्स होते हैं, इनका साइज भी काफी छोटा होता है, क्योंकि इसका ये न्यूक्लियस के चार्ज को देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, एफ ऑर्बिटल जो है वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से छुपा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने के कारण न्यूक्लियस के काफी क्लोज जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस एटम का जो साइज है वो काफी कम हो रहा है।
ठीक है। एंड दिस इज द रीजन, देखो दोबारा से यहाँ पे आओ, क्योंकि इस हैफनम से पहले और जो लेंथेनाइड्स हैं इनमें क्या कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एफ ऑर्बिटल। ठीक है। और इस एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है। ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ये हैफनियम है ये बहुत ज्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर पा रहा है। काफी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि वो आइडली जर्कोनियम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जर्कोनियम के जितना ही हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो हमारे पास क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ये होता है हमारे पास कि जो एफ ऑर्बिटल्स होती हैं उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिए, सो आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और यही रीजन है कि हैफनियम, टेंटलम, फर्दर जितने भी 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करने के कारण उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। और इतना छोटा हो जाता है कि वो उसके ऊपर वाली सीरीज के जितना, 4D सीरीज वालों के जितना ही हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि इसका जो रीजन है, इनका साइज होने का जो रीजन है सेम, वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आप ज्यादा, आपको बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना लिख लो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इस तरीके से इन चीजों को लिख लो। आपको क्वेश्चन पेपर में यही चीजें सॉल्व करवाएंगी, आंसर जो आपका लेके आएंगे। ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद देखो, जो हमारा लास्ट रह गया था दैट वाज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस रह गया था ना हमारा, तो हम अब लास्ट करते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस रह गया था, काफी इजी आयनिक रेडियस। देखो फोर्थ हमारे पास था आयनिक रेडियस, कैसे निकालते हैं। आयन कैसे बनते हैं, देखो एटम है, मैंने आपको कल भी बताया था, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होती है, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितना पॉजिटिव का चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव का चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दोगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मैं आपको कल बता चुकी इस चीज को। सिमिलरली अगर आपने एक एटम में से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो मेटल के ऊपर, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही आपने एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो हमारे पास ये बना, इस इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ये M+ बना, इसको हम बोलते हैं केटायन। और जो हमारे पास ये M- बना, इसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है। और केटायंस का साइज हमेशा छोटा होता है, एनायंस का साइज हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था, जब हमारे पास यहाँ पे एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जब भी बढ़ेंगे तब हमारे पास क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम साइज की बात करें तो हमारे पास एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर मेटल एटम का, फिर केटायन का साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि केटायन में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। जैसे हमारे पास सपोज 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन्स थे सपोज किसी एटम के अंदर, तो जब हमारे पास केटायन बना तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन्स है। पहले 10 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा था, अब 10 प्रोटॉन्स ने 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो अब ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेंगे, यानी कि अब जो हमारे पास साइज होगा वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास साइज ये रहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही साइज छोटा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज बड़ा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है H, फर्स्ट है H है, H+ है, आप सॉल्व करते जाओ, मैं लिख लेती हूँ सारे।
H माइनस, सेकेंड है N माइनस, N-2, N-3, थर्ड है O2 माइनस एंड O माइनस, फोर्थ है F प्लस, F माइनस, F, फिफ्थ है क्रोमियम +6 एंड क्रोमियम +3। तो अब इनको, और यहाँ पे सिक्स है आपके पास मैग्नीज +2, मैग्नीज +4 एंड मैग्नीज +6। ठीक है, मैग्नीज का पता नहीं क्या ही बन गया। ठीक है, अभी ये बताया था मैंने, एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, फिर H प्लस। आपने ऐसे ऑर्डर लिखना है। अब इधर भी देख लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस पे, N3 माइनस में, यानी कि इसका साइज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन सबसे ज्यादा होंगे, फिर N2 माइनस, फिर N माइनस। वैसे यहाँ पे O2 माइनस, फिर O माइनस, फिर यहाँ पे F माइनस, F एंड F प्लस। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा है, यानी क्रोमियम +3 का ज्यादा साइज होगा, फिर Mn+2 का, फिर Mn+6 का। Mn+6 में सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि ज्यादा हमारे पास पुल मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ को, यानी कि ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज इसका छोटा हो जाएगा। अब देखो एक और चीज, बात करें ट्रेंड्स की। ठीक है, तो ट्रेंड्स इसका सेम एटॉमिक रेडियस की तरह ही रहता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड बात करें तो अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस आपको पता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और अलोंग द, हम अगर ग्रुप बात करते हैं, डाउन द ग्रुप लिखना होता है, इसको डाउन कर लो, इसको लिख लो डाउन द ग्रुप। अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आयनिक रेडियस भी सेम रहेगा, आयनिक रेडियस का ट्रेंड होगा वो भी हमारे पास सेम रहेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन है इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी तभी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि देखो आपके पास है सपोज Na प्लस और Mg+2। ठीक है, और एल्यूमिनियम +3। तो आप सोचोगे कि हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का साइज हमारे पास सबसे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा, वैसे भी छोटा ही होगा, हम चार्ज देखेंगे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम डाउन द ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका ले लेते हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है ना, तो सब पे +1 +1 चार्ज है, तो इसका ऑर्डर भी सेम ही हो जाएगा कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। लास्ट देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, जिनमें वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। ठीक है, जैसे कि O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg+2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास, कैसे है देखो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो नेगेटिव चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाले गए हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 7 जेड एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले हैं, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन डाला, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +2 चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जो साइज होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड वैल्यू के। ठीक है, तो जेड वैल्यू अगर हम ऑक्सीजन की देखें कितनी होती है, जेड वैल्यू ऑक्सीजन की 8 होती है, नाइट्रोजन की 7 होती है, फ्लोरीन की 9 होती है, सोडियम की कितनी होती है, 11, और मैग्नीशियम की कितनी होती है, 12। तो इस अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा साइज
किसका हो जाए, सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, जिसकी जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि मैग्नीशियम +2। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा Na+2, Na+1 का साइज होगा। ठीक है, फिर हमारे पास किसका होगा, F-। ठीक है, फिर O2-, फिर N3-। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होगी, चार्ज देख लो, जब सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, चार्ज देख लो, जिस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज सबसे छोटा, फिर ये, फिर F-, फिर हमारे पास जिस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका साइज सबसे बड़ा। ये मैंने लास्ट में गलत कर दिया ना, N3- का सबसे ज्यादा होगा, इसको ठीक कर लो। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे करवाए हैं। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, थैंक यू।